The Phantom's Tale, presented. मेरा नाम अनुज है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरा खून जम जाता है। उस रात जो हुआ उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं शहर में डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान चलाता था। हर सुबह सप्लाई वाला ट्रक आता, दूध, दही और छाछ लेकर। मैं सामान ट्रक से उतारता, फ्रिज में रखता, रात को दुकान का ताला बंद करता और पैदल अपने गांव लौट जाता। पर गांव और शहर के बीच का रास्ता, वो रास्ता किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। न कोई सड़क, न कोई रोशनी, बस दोनों ओर ऊंची ऊंची मिट्टी की दीवारें और बीच में अकेला सुनसान कच्चा रास्ता। दिन में सब सामान्य लगता था, पर रात ढलते ही वही रास्ता सन्नाटे से भरा कब्रिस्तान सा माहौल बना देता था। मेरी यही रोज की दिनचर्या थी। दुकान का काम, रात को ताला लगाना, फिर उस सुनसान रास्ते से घर पहुंचना और सुबह फिर वही सिलसिला। जैसे मेरी जिंदगी एक पुराना मशीनी पहिया हो जो हर दिन अपनी अक्ष पर घूमता रहता हो। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक अनजाना मोड़ अचानक पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और सबकी शुरुआत उस एक कॉल से हुई। उस दिन डेयरी वाले का फोन आया। उसने कहा, गाड़ी में दिक्कत हो गई है, मैं देर रात तक पहुंचूंगा, तुम दुकान पर इंतजार मत करना, जब मैं शहर आऊंगा तुम्हें फोन कर दूंगा। मैंने हामी भर दी और घर लौट आया। रात का खाना खाया और अपनी पत्नी को बता दिया कि देर रात दूध की सप्लाई आने वाली है, इसलिए मुझे दोबारा दुकान जाना पड़ेगा। उसने कहा, फोन पास रखना, अगर तुम गहरी नींद में सो गए तो घंटी बजते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। मुझे कहाँ पता था कि वही फोन कॉल मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा बनने वाला था। उस रात मैं गहरी नींद में था। घर बिल्कुल शांत था। बाहर फरवरी की ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। मैं चौंक कर उठ बैठा। याद आया, हाँ, ये जरूर डेयरी वाले का फोन होगा। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज, अनुज भाई, मैं दुकान के पास पहुंचने ही वाला हूं, तुम भी तुरंत निकल जाओ। मैंने हामी भरी, पत्नी को धीरे से जगाया और कहा कि मुझे दुकान जाना है। वो उठी, मेरे लिए पानी ले आई। मैंने हाथ मुंह धोया और बाहर निकल पड़ा। जैसा हमेशा होता था, सवारी कोई नहीं। पैदल ही पूरे 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। सच कहूं, मैंने इस रास्ते से कई बार रात को भी सफ़र किया था। अक्सर सन्नाटा होता था, पर कभी डर नहीं लगा। उस रात भी मन में कोई शंका नहीं थी, कोई वहम नहीं। मैं तेज कदमों से आधा रास्ता पार कर चुका था। सामने वो जगह आने वाली थी जिसे आज भी याद करता हूं तो रूह कांप उठती है। मेरी दुकान से थोड़ा पहले एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आता है। उसके पास ही कुछ पुरानी और वीरान हवेलियां थीं। बंद दरवाजे, अंधेरी खिड़कियां और हर दीवार से झरता हुआ सन्नाटा। फरवरी की रात, हवा की ठंडक और पूरे रास्ते पर मौत जैसा सन्नाटा छाया था। बाहर कोई नहीं था, बस मैं और मेरी परछाई। उन्हीं हवेलियों के सामने एक मोटा सा बबूल का पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियां ज्यादातर सूखी थीं, जैसे बरसों से उनमें जान ही न रही हो। बस कहीं कहीं थोड़ी बहुत हरियाली बची थी। मैं उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक मेरे कानों में आवाज आई,
ऐसा लगा जैसे कोई तेज धार वाली कुल्हाड़ी से उस पेड़ की डालियां काट रहा हो। मेरे कदम अपने आप रुक गए। मन में सवाल उठा, इतनी रात को कौन हो सकता है जो पेड़ काट रहा है? पर उस समय डर नाम की कोई चीज मेरे जहन में नहीं उतरी। मैंने सोचा शायद किसी हवेली वाले का काम होगा। वैसे भी वो सब मुझे पहचानते थे। मैंने मन ही मन तय कर लिया, सुबह जाकर पूछ लूंगा, भाई रात को पेड़ क्यों काटने लगे थे? पर जहां मैं सवालों का जवाब सुबह पर टाल रहा था, वहीं वो रात अपने मनहूस जवाब लेकर अंधेरे में खड़ी थी। मेरी आंखों के सामने सब साफ साफ हो रहा था। उस सूखे बबूल के पेड़ की टहनियां सचमुच टूटकर नीचे गिर रही थीं। मैं यही सोचता रहा कि आधी रात को कौन टहनियां काट रहा होगा, मगर तभी अचानक मेरे पीछे से एक अजीब सी सनसनाहट गूंज उठी। बिल्कुल वैसी आवाज जैसे किसी औरत के पैरों में पायल बंधी हो, और वो धीरे धीरे बेहद धीमी चाल से मेरा पीछा कर रही हो। मेरे कान सुन्न पड़ गए। दिल ने पहली बार जोर से धड़कना शुरू किया। मैं ठिठक गया, पर तभी गांव के बुजुर्गों की बातें याद आने लगीं। वो हमेशा कहते थे, रात को अगर कभी पीछे किसी की आवाज सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, बस सीधे चलना और हिम्मत मत हारना। मेरे कदम कांप रहे थे, पर मैंने तय कर लिया, पीछे पलटना नहीं है। मैंने चुपचाप नजर सामने गड़ाई और चलना शुरू कर दिया। कदम तेज कर दिए, मगर अजीब बात यह थी, जैसे जैसे मैं तेज चलता, वैसे वैसे पीछे से आती पायल की खनक और भी तेज हो जाती। अब उस खनक में धीरे धीरे एक लड़की की बेहद मंद आवाज घुलने लगी। इतनी धीमी कि शुरुआत में लगा शायद वहम हो, पर नहीं, वो आवाज सचमुच मेरे कानों तक पहुंच रही थी। रुक जा, रुक जा। बस उस क्षण मेरी रूह जैसे सीने में जम गई। पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगता था किसी भी पल फट जाएगा। शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था मानो मुझे किसी ने जबरदस्ती पानी में डुबोकर बाहर निकाला हो। मेरे पैर भारी पड़ गए थे। ऐसा लगता था जैसे जमीन ही मुझे पकड़ रही हो, कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही हो, मुझे आगे नहीं जाने देना चाहती। मैं पूरी ताकत से पैर उठाने की कोशिश करता, पर हर कदम पिछली बार से ज्यादा कठिन हो जाता। और तभी वही लड़की की आवाज अचानक और ऊंची हो गई। अब वो धीरे नहीं कह रही थी, अब वो मानो चिल्ला रही थी। रुक जा, रुक जा। घुप अंधेरा, सुनसान सड़क, हवेलियों का साया और उस चीखती आवाज की गूंज मेरे कानों में मौत की घंटी की तरह बज रही थी। उस रात मेरी हालत ऐसी थी जो आम इंसान की सोच से परे हो। पीछे से आती वो डरावनी आवाज हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। आज तो तू बच गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया मुझे घूर रहा हो, मेरी तरफ झपटने को तैयार हो, और साथ ही इस पर खींच रहा हो कि मैं उसकी पकड़ से बच निकला। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, जैसे किसी ने उसे बर्फ में जमा दिया हो। हाथ पांव कांप रहे थे, सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। तभी मेरे पैरों ने मानो अपने आप चलना शुरू कर दिया। मैं अब सोच भी नहीं रहा था कि कहाँ जाना है। बस जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधा हूं और वो धागा मुझे शहर की ओर खींचे जा रहा हो। मेरे और शहर के बीच अब बस 100 मीटर का फासला बचा था।
लेकिन वो 100 मीटर मुझे घंटों जैसा लग रहा था। हर कदम ऐसा था जैसे किसी दलदल को पार कर रहा हूं। कदम उठाओ, नीचे खींचो, फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ो। सूरज की पूरी एक सुबह और डूबता हुआ एक शाम उस फासले में समा गई हो। लेकिन डर के बीच भी एक उम्मीद थी। बुजुर्गों की कही बातें याद थीं। पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कैसी भी आवाजें क्यों ना सुनाई दें। मैंने खुद से वादा किया, पीछे नहीं देखूंगा। फिर अचानक, जैसे ही मैं उस सुनसान रास्ते के आखिरी 100 से 200 मीटर पार करके शहर की आखिरी सीमा में दाखिल हुआ, सभी आवाजें एकदम बंद हो गईं। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि कानों में अपने दिल की धड़कन ही विस्फोट जैसी लग रही थी। लेकिन तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक आखिरी आवाज गूंजी। एक भयानक, दर्द भरी चीख। वो इतनी ताकतवर थी कि मुझे लगा पूरा गांव हिल गया हो। उस चीख में एक लड़की का दर्द भी था और उसका रौद्र क्रोध भी। और फिर उस चीख के साथ वही मनहूस शब्द गूंजे, आज तो मेरे हाथ से एक और निकल गया। उस घड़ी मुझे साफ समझ आ गया, अगर मैंने पलट कर देखा होता तो शायद मेरा नामो निशान मिट चुका होता। या तो उसी पल मेरी सांसें हमेशा को थम गई होती, या फिर मैं हमेशा के लिए लापता हो गया होता, कभी किसी को न मिलता। यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। किसी तरह कांपते हुए कदमों से मैं शहर में दाखिल हुआ। सांस उखड़ी हुई, पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ। दुकान तक पहुंचा तो दूध वाला वहां पहले से खड़ा इंतजार कर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो अवाक रह गया। बोला, अरे अनुज भाई, ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक तो है? मैं हांफता हुआ, कांपती सांसों में बस इतना कह पाया, भाई मत पूछो, जैसे तैसे जिंदा यहां तक पहुंच गया, यही बहुत बड़ी बात है। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं और कुछ बोल ही नहीं पाया। हांफते हुए दूध वाले से सिर्फ इतना कहा, भाई दूध खुद ही उतार लो। बैठकर भी मेरी सांस नहीं संभल रही। वो समझदार इंसान था। उसने बिना कुछ पूछे पूरा काम संभाल लिया। दूध उतारा, दुकान में रखा और फिर उसी छोटे स्टोव पर चाय चढ़ा दी। एक कप खुद पिया और दूसरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर उसने पूछा, घर जाओगे या यहीं रहोगे? मैंने भारी आवाज में कहा, अब घर लौटने की हिम्मत नहीं, मैं यहीं दुकान में सो जाता हूं। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। मैं दुकान के अंदर गया। जरा सी जगह खाली की, एक पुरानी चादर बिछाई और शटर गिरा दिया। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। हर बार आंखें बंद करते ही वही शब्द कानों में गूंज उठते, आज तो तू मेरे हाथ से निकल गया। और मन में सवाल उठते रहे। आधी रात को वो डालियों के टूटने की आवाजें, कुल्हाड़ी का थक थक और वो पायल की छन छन। अगर वहां कोई इंसान नहीं था तो ये सब आवाजें आई कहां से? करवटें बदलते बदलते पूरी रात बीत गई। अपनी ही दुकान में पहली बार ऐसा डर महसूस कर रहा था कि आंखें बंद करने से डर लग रहा था। किसी तरह थोड़ी देर को नींद लगी ही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। चौंक कर उठ गया। स्क्रीन पर देखा, पत्नी का कॉल था।
दरअसल रात को मैंने बिना बताए ही दुकान में रुकने का फैसला कर लिया था। शायद वो सुबह उठी होगी और कमरे में मुझे न पाकर घबरा गई होगी। मैंने फ़ोन उठाया और बिना कुछ छुपाए लेकिन ज़्यादा बताए बिना कहा, दूध उतारने में देर हो गई थी, इसीलिए दुकान पर ही सो गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब तुरंत घर आ जाओ, चाय तैयार है। फ़ोन रखते ही मैंने दुकान का शटर नीचे किया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन मन में अब भी वही रात घूम रही थी। हर कदम पर वो आवाज़, वो सन्नाटा और वो भयानक चीख गूंज रही थी। सोचा, क्यों न जाते हुए उस जगह को देख लूं, वहीं जहां रात को मैंने कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनी थी। मन ही मन बुदबुदाया, देखता हूं क्या सचमुच डालियां गिरी पड़ी हैं या फिर वो सब कुछ मेरी आंखों और कानों का धोखा था। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां पिछली रात मेरी जान अटक गई थी। और वहां जो नज़ारा देखा उसने मेरी सांसें ही रोक दी। सामने वही बबूल का पेड़ खड़ा था, पूरा का पूरा सही सलामत। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। पिछली रात मैंने साफ देखा था, उसकी सूखी डालियां ठक ठक की आवाज के साथ टूटकर जमीन पर गिर रही थीं। लेकिन आज सुबह न पेड़ पर कोई नुकसान, न जमीन पर टूटी टहनी। पूरी की पूरी शाखाएं जस की तस, मानो रात की सारी घटना बस एक सपना हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। दिमाग में पहला ख्याल आया, शायद हवेली वालों ने रात को टहनियां काटकर पीछे कहीं रख दी होंगी। मैंने हिम्मत बटोरी और पास ही हवेली के बाहर बैठे लोगों से पूछा, भाई, कल रात इस पेड़ की डालियां कट रही थीं, लेकिन अब तो एक भी टूटी डाली जमीन पर नहीं है। कहीं तुमने इन्हें हटाकर पीछे तो नहीं रख दिया? मेरी बात सुनकर वो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर साफ लहजे में बोले, नहीं, ऐसा कुछ यहां नहीं हुआ। रात को किसी ने इस पेड़ की डाली नहीं काटी। उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों में देखा हुआ सच था, लेकिन सामने दिखाई दे रहा झूठ। आखिर हकीकत क्या थी? तभी वहीं बैठे एक बुजुर्ग ने मुझे गौर से देखा। उसकी नजरें गहरी थीं, जैसे वो मेरी हालत और मेरे मन का डर पड़ चुका हो। वो धीरे धीरे उठा, मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, कल रात तेरे साथ क्या हुआ, सब सच सच बता। मैंने एक ही सांस में सब सुना दिया। रात का सन्नाटा, पेड़ की डालियों का गिरना, पायल की छन छन, पीछे से आती लड़की की पुकार और आखिर में वो खौफनाक चीख, सब कुछ मैंने खुलकर कह दिया। बुजुर्ग बिना कुछ बोले चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों का रंग बदलता गया, जैसे उसके लिए मेरी बात कोई नई नहीं थी। फिर उसने पास बैठे कुछ और गांव वालों को बुलाया और वहां चारपाई पर बैठा लिया। सबकी आंखें मेरी तरफ टिकी थीं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तेरी बात झूठ नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले 6 महीनों से हमारे गांव के कई लोग ठीक ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। मेरे मुंह से डर और घबराहट में सवाल निकला, पर रात को जो लड़की की आवाजें मुझे सुनाई दी, वो कौन थी? क्यों आने जाने वालों को डराती है? आखिर चाहती क्या है? बुजुर्ग ने गहरी सांस भरी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कोई बोझिल रहस्य दोहराने जा रहा हो। धीरे स्वर में बोला, ये किस्सा आज का नहीं है बेटा, 20-25 साल पुराना है।
तुम इन वीरान हवेलियों को देखते हो ना, बस इन्हीं के पीछे कभी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें एक 20 साल की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उस जमाने में न पक्के मकान होते थे, न बिजली की लाइनें। गांव में सिर्फ टपकती हुई छतों वाली झोपड़ियां ही रहती थीं, और उन झोपड़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन थी आग। जरा सी चिंगारी उठी नहीं कि पूरा घर राख में बदल जाता। बुजुर्ग की आवाज कांपने लगी, पर उसने आगे कहना जारी रखा। एक शाम पास से उड़ती हुई एक चिंगारी उस माँ बेटी की झोपड़ी पर आ गिरी। देखते ही देखते आग भड़क उठी। अंदर उनकी कुछ बकरियां बंधी थीं। वो दोनों घबराकर उन्हें बचाने के लिए दौड़ीं और झोपड़ी में घुस गईं। पर अफसोस, बकरियां तो बच न सकीं और माँ बेटी खुद भी आग के फंदे में फंस गईं। आसपास के लोग पानी की बाल्टियां भर भर कर आग बुझाने लगे। हर कोई पूरी ताकत से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने पूरी झोपड़ी चट कर ली। सब कुछ राख हो गया, और जब धुआं छटा तो जहां झोपड़ी थी वहां सिर्फ मां और बेटी के जले हुए कंकाल बचे थे। यह सुनते ही मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। पैरों में जैसे जान ही न रही। आंखों के सामने वही रात का सन्नाटा घूम गया। पायल की छन छन और दिल को चीर देने वाली चीख। बुजुर्ग थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उनकी भारी और सधी हुई आवाज धीरे से गूंजी। उस दिन से लेकर अब तक उनकी आत्मा यहां भटक रही है। रात को जब सन्नाटा गहराता है तो उस लड़की की व्यथित आत्मा राह चलते लोगों को रोकने की कोशिश करती है। उसकी चीखें, उसकी पुकार, वो सब उसी की हैं। मैं अवाक खड़ा रह गया। शब्द गले में अटक गए। तभी बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखकर कहा, और सुन, मैं केवल साधारण इंसान नहीं हूं। मेरे पास तांत्रिक विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। मैं समझ सकता हूं कि पिछली रात तेरा सामना किसी और से नहीं, बल्कि उसी आत्मा से हुआ है। बेटी की असमय मौत, अधूरी इच्छाएं और उस जलती आग की चीखें ही उसे इस जगह से बांधे रखे हुए हैं। मेरे गले से डर के मारे सिर्फ एक शब्द निकला, हे भगवान। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया। उस लड़की की आत्मा आग में जलने के करीब 6 महीने बाद ही इस रास्ते पर आने जाने वालों को सताने लगी थी। 20 साल पहले भी वो लोगों को इसी तरह डराती धमकाती थी। आखिरकार हम सब ने मिलकर उसका इलाज कराया था। गांव से बहुत दूर एक बड़े बाबा जी को बुलाया गया। उन्होंने उस आत्मा को वश में करके एक बोतल में कैद कर दिया था। तब जाकर शांति हुई थी और लोगों ने चैन की सांस ली थी। ये सुनकर मेरी रगों में लहू जमने लगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर वो आत्मा बोतल में कैद थी तो फिर कल रात बाहर कैसे आ गई? क्यों उसने मुझे घेरा और क्यों चीख रही थी कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया? क्या वो मेरी दुकान तक भी पहुंच सकती है? मेरे सवालों पर बुजुर्ग ने गंभीर नजरें टिकाईं, फिर धीमे और भारी स्वर में बोले, बेटा, वो कल रात ही बाहर नहीं आई थी। असल में पिछले 6 महीनों से फिर से भटक रही है। जिसने उसे बोतल में कैद किया था वो बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत के साथ ही जिन जिन आत्माओं को उन्होंने बांध रखा था, सब धीरे धीरे कैद से निकलकर आजाद हो गईं। फिर उन्होंने अपनी हथेली जमीन पर घुमाई, मानो एक अदृश्य घेरा खींच रहे हों, और बोले, अब वो लड़की की आत्मा
फिर से इसी सुनसान रास्ते पर लौट आई है, ठीक वहीं जहां उसकी चीखें पहली बार गूंजी थीं। अब वो राहगीरों को रोकने, डराने और कभी-कभी बेहाल कर देने के लिए मजबूर करती है। उसकी चीख आज तो मेरे हाथ से निकल गया, असल में यही बताती है कि वो किसी और को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, लेकिन क्या वो मेरी दुकान या मेरे घर तक पहुंच सकती है? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, उसकी शक्ति सिर्फ इस सुनसान रास्ते तक ही सीमित है। ये जो सड़क है, यहीं के 200 मीटर के दायरे में उसका जोर चलता है। इसके बाहर उसका कोई वश नहीं। न वो शहर में कदम रख सकती है, न गांव की हद में प्रवेश कर सकती है। उसका श्राप, उसका बंधन सिर्फ इस जगह की मिट्टी और इन हवेलियों के बीच बंधा हुआ है। मेरे सीने से जैसे एक बोझ हल्का हुआ, पर डर अब भी पूरी तरह गया नहीं था, क्योंकि जहां मेरी दुकान और गांव सुरक्षित थे, वहीं रोज उस रास्ते से गुजरना मेरी मजबूरी थी। ये सब सुनकर मैंने राहत की सांस तो ली, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी कांप रहा था। मैंने बुजुर्ग से पूछा, क्या इसका आखिर कोई इलाज नहीं है? क्या उसे दोबारा रोका नहीं जा सकता? बुजुर्ग ने आंखें झुका लीं। उनकी धीमी और भारी आवाज मेरे दिल को और डूबो गई। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, शायद बहुत जल्द कोई समाधान मिल जाए, लेकिन तब तक सावधानी ही तेरे लिए सबसे बड़ी ढाल है। ये शब्द सुनकर मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। उसी वक्त मैंने मन ही मन एक वचन ले लिया, अब चाहे कैसी भी मजबूरी क्यों ना हो, उस सुनसान रास्ते पर रात में पैदल नहीं चलूंगा। घर लौटकर मैं देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। वो अंधेरा, वो सन्नाटा, हर परछाई जैसे मुझे घूर रही थी, मगर इस बार डर से ज्यादा मन में निश्चय था। मैंने अपनी पत्नी से सारी बात शेयर की और हमने मिलकर फैसला किया कि एक बाइक ले लेनी चाहिए। फिर मैंने अपने लिए एक स्प्लेंडर प्लस बाइक खरीद ली। अब ज्यादातर दूध की गाड़ियां शाम तक ही पहुंच जाती हैं, लेकिन अगर किसी दिन मजबूरी में रात को निकलना भी पड़े तो कम से कम मेरे पास अपनी बाइक है। उस सन्नाटे भरे रास्ते के खिंचे हुए साए, हवेलियों के अंधेरे जिनके पीछे कोई अनजान आवाज छिपी हो सकती है, अब उनसे बच निकलने का रास्ता मेरे पास है। रफ्तार अब मेरी ढाल है, और यकीन मानिए, उस रात के बाद से मैंने एक सबक हमेशा के लिए याद कर लिया है। अंधेरे रास्तों पर कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पता नहीं तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है।